हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली एज ए एजेंसी फॉर पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार। यानी इस टॉपिक में इस उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि परिवार की क्या भूमिका है, या परिवार एक अभिकरण के रूप में या एजेंसी के रूप में कैसे काम कर सकता है शांति स्थापित करने में। शांति शिक्षा के लिए फैमिली या परिवार की भूमिका क्या है, हम कई तरह से को समझ सकते हैं। इसको हम एज एज एजेंसी फॉर पीस एजुकेशन भी समझ सकते हैं, और इसको हम रोल ऑफ फैमिली इन पीस एजुकेशन, इन दोनों वे में हम इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमको यहाँ फैमिली को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप फैमिली से क्या समझते हो, परिवार है क्या। तो फैमिली की ढेर सारी डिफिनीशंस भी जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले फैमिली का कॉन्सेप्ट अगर हम खुद से समझना चाहें तो परिवार क्या है। अगर हम इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में समझना चाहें, यानी भारतीय जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर उसके हिसाब से हम परिवार को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप है जहां रक्त संबंध के लोग रहते हैं। रक्त संबंध का मतलब जिनका ब्लड रिलेशन हो। ब्लड रिलेशन का मतलब माता पिता, भाई, चाचा, दादा, ये पूरा जो जिनके जिनके बीच में खून का रिश्ता है या रक्त संबंध है, ऐसे सारे व्यक्ति का जो एक समूह है, उस एक छोटे समूह को हम क्या कहते हैं, हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे हम पाश्चात्य या जो वेस्टर्न अगर कल्चर के हिसाब से अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं द फैमिली इज एन इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप मेड अप ऑफ people related to one another by bond of blood, sexual mating, or legal ties. It is the smallest and most basic social unit, which is also the most important primary group found in any society. अगर हम पाश्चात्य संस्कृति में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो व्यक्ति जिनके बीच यौन संबंध हो और उससे उत्पन्न बालक और बालिकाओं का एक जो छोटी इकाई है, एक छोटा समूह है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। ठीक है ना। तो परिवार क्या है। परिवार एक अंतरंग घरेलू समूह है जिसमें यौन संबंध या कानूनी संबंधों के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, परिवार क्या होती है। परिवार या फैमिली एक सबसे स्मॉल यूनिट होती है सोसाइटी की, है ना। हम कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो इस तरह से हम परिवार को का अर्थ समझ सकते हैं, परिवार को हम समझा सकते हैं। ठीक है। कुछ डिफिनीशंस भी है जो आपसे डिस्कस हम करने जा रहे हैं। एक डिफिनीशन है मैकाइवर की। मैकाइवर कहते हैं फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड by sexual relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। यानी मैकाइवर क्या कहते हैं। मैकाइवर कहते हैं परिवार यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के परवरिश के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी होता है। इस तरह से मैकाइवर ने फैमिली को डिफाइन किया। एक डिफिनेशन और आपके स्क्रीन पे है, रॉबर्ट विरस्टेट की डिफिनेशन है। ये कहते हैं द फैमिली ऑलमोस्ट without question is the most important of any groups that human experience offers. The family is with use always or more precisely we are with it। यानी परिवार लगभग बिना किसी सवाल के किसी भी समूह का सबसे महत्वपूर्ण
अंग होता है जिसे मानव अनुभव प्राप्त करता है। परिवार हमेशा हमारे साथ है और अधिक सटीक रूप से हम उसके साथ रहते हैं। ये रॉबर्ट रिस्टेट समझाने का काम करते हैं परिवार को। ठीक है। अब तो बेटा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो मुद्दा आता है कि फैमिली इज एन एकेडमी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी जो सामाजिक करण की क्रिया है, जो सोशलाइजेशन है, क्योंकि पीस भी सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट है ना। तो सबसे पहले हमें पीस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फैमिली या परिवार कैसे सोशलाइजेशन करता है ना। तो फैमिली एज एन एकेडमिक सोशलाइजेशन इस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैमिली इज द ओल्डेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है। परिवार क्या है? सबसे पुराना और बहुत महत्वपूर्ण मौलिक सामाजिक संस्था है। ये सामाजिक संस्था क्यों है? क्यों? क्योंकि परिवार में ही बच्चा या बालक सबसे पहले अपनी संस्कृति को सीखता है, भाषाओं को सीखता है, ठीक है? समाज में क्या की अच्छी आदतें कौन-सी हैं, कौन-सी बुरी आदतें हैं, हमें लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ये सारा का सारा ज्ञान बच्चे को सबसे पहले अपने परिवार से ही मिलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फैमिली इज़ अ फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूट, यानी मौलिक सामाजिक संस्थान है, यहीं से सामाजिकरण की क्रिया शुरू होती है। ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी जब हम बालक होते हैं तो सबसे पहले परिवार से ही शुरू होती है। स्कूल में जाने से पहले हमें अल्फाबेट्स, ठीक है, हमें बोलना, हमें भाषाओं का ज्ञान, हमें गिनतियों का ज्ञान, हमें कलर का ज्ञान, हमें अक्षर और शब्दों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान इनफॉर्मल या अनौपचारिक रूप से हमें परिवार से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार क्या है? शिक्षा की सबसे न्यूनतम इकाई है। ये विद्यार्थी का जो सबसे पहला विद्यालय होता है, जो अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक विद्यालय होता है, वो भी परिवार ही होता है। परिवार से ही बच्चे को सारा प्राथमिक शिक्षा या पहली शिक्षा उसे परिवार से ही मिलती है। ठीक है ना। इसी बात को कहते हुए कई फिलोसोफर भी हैं जिनके कुछ कमेंट्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। जैसे the some philosopher emphasize that the importance of family in education, such as Magni is saying that the child first training in citizenship in the mother's lap and father's affection। ठीक है। तो मैग्नी क्या कहती हैं? मैग्नी कह रही हैं कि बच्चे को माँ की गोद में ही नागरिकता की पहली शिक्षा प्राप्त होती है और पिता का स्नेह प्राप्त होता है। ठीक है। ऐसे ही मॉन्टेसरी क्या कहती है? मॉन्टेसरी भी कहती है कि बाल शिक्षा में एकाकार के रूप में परिवार के महत्व को स्वीकार करते हुए मॉन्टेसरी ने कहा कि स्कूलों को बच्चों का घर कहा है। ठीक है। तो स्कूल क्या है? बच्चों का घर होना चाहिए। मॉन्टेसरी या इस मॉन्टेसरी स्कूल का नाम भी सुना होगा। मॉन्टेसरी एक बहुत ही बड़ी फिलोसोफर थी जिन्होंने छोटे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर अपना शोध कार्य किया था। तो वो क्या कहती हैं? वही कहती हैं कि छोटे बच्चों के लिए घर और विद्यालय में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसे हम कैमेनियस की बात करें तो कैमेनियस क्या कहते हैं? कैमेनियस सेज दैट द होम इज द सेंटर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। ठीक है। तो कैमेनियस ने क्या कहा? कैमेनियस ने कहा घर बच्चे के लिए सभी प्रकार की शिक्षा का केंद्र है। ठीक है। फ्रोवेल भी एक बड़े बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, अरे फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फ्रोवेल इज करेक्ट व्हेन he says that the education imparted at home is both effective and natural। ठीक है। फ्रोवेल ने क्या कहा? यह सही है जब वह कहता है कि घर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा
प्रभावी और प्राकृतिक दोनों है। ठीक है, तो परिवार की के महत्व को समझाने के लिए कुछ हम लोगों ने फिलोसफर्स की भी कोटेशन हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने फ्रोवेल को देखा, कैमेनियस को देखा, मॉन्टेसरी को देखा। ठीक है, और भी कई फिलोसफर्स को हम लोगों ने देखा। ये सारे फिलोसफर यही कह रहे हैं कि विद्यार्थी या बालक की पहली शिक्षा का केंद्र, उसकी नागरिकता की शिक्षा का केंद्र, उसके चारित्रिक शिक्षा का केंद्र उसका परिवार ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार क्या है? परिवार एक सोशल एजेंसी की तरह काम करता है। और ऐसे ही अगर आप आगे देखो, अगली स्लाइड्स में फ्लैश हो रही है, पेशोलॉजी की का कमेंट भी फ्लैश हो रहा है, रायमॉन्ड का कमेंट भी फ्लैश हो रहा है। ये सारी बातचीत, सारे कमेंट्स भी उसी की तरफ एम्फेसाइज करेंगे, उसी की तरफ इंगित करते हुए दिखाई आप पढ़ेंगे। हम आप इसको रीड करके देखें। पैथोलॉजी आल्सो फेल्ड द होम इज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल। पैथोलॉजी क्या कहते हैं? घर क्या है? विद्यार्थी का पहला विद्यालय होता है। ऐसे रावण क्या कहते हैं? टू चिल्ड्रेन may attend the same school, may come under the influence of the same teacher, and the same organization may pursue the same studies and perform the same exercise, and it may differ as regard their general knowledge, their interest, their speech, their their wearing, their moral tone, according to house they come from। ठीक है ना? तो रेमंड ने बड़ी अच्छी बात की। रेमंड ने क्या कहा कि दो बच्चे एक ही स्कूल में, एक ही शिक्षक से, एक ही कोर्स को पढ़ें, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें ढेर सारी अंतर पाया जाएगा, उनके सामान्य ज्ञान में, उनको रुचियों में, उनके भाषणों में, उनके उनके सारे जो एटीट्यूड्स हैं वो सब के सब चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग घर से आते हैं। ठीक है, तो घर का प्रभाव समझाने के लिए रेमंड की बड़ी अच्छी लाइन है, इसको आप कोड भी कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इससे जो ऊपर के फिलासफर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो फैमिली है, जो परिवार है, परिवार में क्या क्या डेवलप होता है? परिवार में बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट होता है, एटीट्यूड, कैरेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है, रियलिटीज ऑफ द लाइफ, differentiate between right and wrong, moral development, interest, motivation, and any kind of the development starting from his family। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सामाजिकरण के जो मूल तत्व हैं, जैसे हमारा दृष्टिकोण है, हमारी नैतिकता है, हमारा चरित्र है, जीवन के प्रति हमारी वास्तविक अवधारणाएं हैं, सही गलत के बीच का अंतर है, हमारी रुचियां हैं, हमारा मोटिवेशन है, हमारी प्रेरणा है, इन सब का विकास परिवार से ही शुरू होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार क्या है? फैमिली क्या है? फैमिली इज अ इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। है ना? परिवार क्या है? परिवार एक महत्वपूर्ण अभिकरण है विद्यार्थियों के या बालकों के सामाजिकरण के लिए। ठीक है ना? अब अगर हम फैमिली की बात करें कि फैमिली की जिम्मेदारियां क्या होती है, पॉसिबिलिटीज ऑफ, अगर फैमिली की हम बात करें तो हम कह सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फैमिली, सो द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों का विकास कहां से स्टार्ट होता है? उसके परिवार से होता है। इसलिए परिवार की जिम्मेदारियां भी बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने बच्चों की समस्या का ध्यान रखता है। द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ फैमिली केयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज चाइल्ड। ठीक है ना? Above psychological theory and views of some philosopher, it clear that the family can play crucial role in the development of the values, attitude and skill of their children. In the early childhood period, the child learn from his parents. The husband and wife both should be assured that the childhood of his child spending the time in the lap of his parents should not in the lap of ayah। ठीक है,
विद्यार्थियों की एक जो है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे? यहाँ पे हम बता रहे थे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहते हैं कि बालकों का अगर विकास करना है, तो हमें बालकों के समस्त क्रियाकलापों पे क्या करना पड़ेगा? हमें ध्यान देना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका समुचित विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये माता-पिता की ही ज़िम्मेवारी है कि बच्चों के उन समस्त गुणों का विकास करें, जो गुण उनके अंदर निहित होने वाले हैं। ठीक है? और इन सारी गुणों का विकास माता-पिता के साथ ही हो सकता है। आया कि गोद में बच्चों को नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों की परवरिश उनके घर परिवार के लोगों के ही मध्य होगा, तभी ये वो हो पाएगा। तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के जो दार के जो समस्त मूल्य और दृष्टिकोणों या कौशलों का विकास है, वो केवल माता पिता के पास ही हो सकता है। वो किसी आया, किसी ट्रेनर, किसी स्कूल, किसी सोसाइटी में जाने से नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये हमारी ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है, जिसको हमारे या कह सकते हैं एक तरह से परिवार का उत्तरदायित्व है कि इस तरह से परिवार को बिहेव करना चाहिए। ठीक है? अगर हम आगे इस बात को देखें, अगर हम मदर एंड या अगर पेरेंट्स की अगर ड्यूटीज की बात करें, तो हम कह सकते हैं इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स ही शेयर आवर व्यूज, ideology and experiences with the child. In this context, the behavior of the parents, and इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, उसके डेवलपमेंट की बात निश्चित रूप से माता पिता को करनी चाहिए। ठीक है ना? यानी माता पिता की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? वो ड्यूटी है, उनका जो मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने विचारों, विचारधाराओं और अनुभवों को बच्चों से निश्चित रूप से साझा करें। ठीक है? माता, पति पत्नी, भाई बहन का जो पारस्परिक संबंध है या अन्य सदस्यों पे अपने बच्चों की तुलना, प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें यह क्रिया प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और वह तदनुसार प्रतिक्रिया भी वो करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फैमिली में बच्चे जो कुछ भी देखते हैं, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। तो ये फैमिली की ड्यूटी है, फैमिली के हर मेंबर की ड्यूटी है कि वो स्वयं अच्छे रिलेशन आपस में रखें और बच्चों से अपने व्यूज, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने एक्सपीरियंसेस को निश्चित रूप से उनको शेयर करना चाहिए। ठीक है? द फैमिली मेंबर शुड बी फ्री फ्रॉम द जेंडर biasness, secular attitude, religious harmony, against of the racial discrimination, against of the casteism, against of the cultural discrimination, ब्रॉड माइंडेड एंड एटसेट्रा। या जो परिवार के सदस्य हैं को लैंगिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, ठीक है, नस्ली आधार पर या जातिवाद के आधार पर या संस्कृत भेदभाव के आधार, इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। क्यों? अगर हम बात करेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम ऊंचे हैं, वो नीचा है, या हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के, हम बड़े जाति के हैं, वो छोटी जाति का है, या वो छोटी जाति का है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। अगर इस तरह के भेदभाव जैसी बात, सांस्कृतिक भेदभाव जैसी बात अगर हम अपने बच्चों के सामने करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका विकास नकारात्मक दिशा में चला जाएगा। और जब नकारात्मक दिशा में उनका विकास चला जाएगा, तो निश्चित रूप से बालकों का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए घर के प्रत्येक व्यक्ति को इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहिए। है ना? द फैमिली मेंबर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द बायस ऑफ जेंडर, इन द बायस ऑफ रिच एंड पुअर। ये सारी वही बातें हैं जो भी हमने आपसे कही कि जो परिवार के सदस्य हैं, बच्चों के सामने या आपस में उनको अमीर गरीब, छोटे बड़े, ठीक है, स्त्री पुरुष आदि में भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए? दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक मूल्यों की बात करनी चाहिए।
सहिष्णुता की बात करनी चाहिए। आप जैसा बच्चों के सामने सोचेंगे, जिस तरह का आप व्यवहार करेंगे, बच्चे भी वैसे ही हो जाएँगे। तो एक अच्छे परिवार से ये उम्मीद की जाती है कि ये सारी चीज़ें उसके मेंबर्स इस तरह का आचरण करेंगे, जिससे बालकों का भी समुचित विकास हो पाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इश्यूज़ एंड चैलेंजेस की बात करते हैं, कि जो अगर हम पीस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात किया था धार्मिक भेदभाव, जाति भेदभाव, आती अब हमने बात किया था कि परिवार में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो बच्चों के अंदर क्या होगा? बच्चों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट की बात हम लोगों ने नेगेटिव पीस में किया था और हमने वहाँ बताया था कि जब हमारे मन में संघर्ष पैदा होता है, जब हमारे मन में अशांति पैदा होती है, जब ऊंच-नीच का भेदभाव, कमी, अधिकता, जब बायसिंग आती है मन में, ठीक है? जब डिस्क्रिमिनेशन आता है, तो क्या होता है? हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आने लगता है माइंड में। अब जब माइंड में स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से देश की, समाज की, परिवार की, सबकी शांति बाधित होने लगेगी। तो हम कहते हैं कि ये बालक तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो गया है, ये बालक तो समस्यात्मक बालक हो गया है। ठीक है? तो ये सारी हम बातें करने लगते हैं। तो अगर हम इसके इशू और चैलेंजेस की बात करें, तो जो पहला जो काम हमें करना पड़ेगा, अवेयरनेस अबाउट पीस एजुकेशन अमंग फैमिली मेंबर। अगर परिवार के सभी सदस्यों के बीच में शांति शिक्षा के लिए जागरूकता हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो पहला चैलेंज या पहला इशू क्या है? पहला इशू है अवेयरनेस अबाउट पीस एजुकेशन अमंग द फैमिली मेंबर, यानी परिवार के सदस्यों के बीच शांति शिक्षा के बारे में जागरूकता हमें फैलानी पड़ेगी, उनको जागरूक करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें जागरूक नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर फैमिली का प्रत्येक मेंबर के पता हो कि वास्तविक शांति या ट्रू पीस या पॉजिटिव पीस कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बालकों के अंदर भी इस तरह की भावना का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है? दूसरी बात आती है अ फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ न्यू जनरेशन। नई पीढ़ी के प्रति हमारा रवैया। कई बार आपने देखा होगा कि परिवार में दादाजी और पोते में या माता पिता में या उनके बच्चों में एक जनरेशन, उनकी सोच आपस में मैच नहीं करती, है ना? क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। पेरेंट्स की आइडियोलॉजी अलग और चाइल्ड की आइडियोलॉजी अलग होती है, तो घर में ही कई बार तनाव दिखता है। आपने महसूस भी किया होगा आपके घर में या आपके घर के आसपास माता-पिता और बच्चों के बीच में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सा दिखाई पड़ता है आज के ज़माने में, है ना? माता-पिता कुछ और सोचते हैं, बच्चा कुछ और सोचता है, दादाजी कुछ उसके और सोचते हैं, दादी जी उसकी कुछ और सोचती हैं और घर में ही एक तनाव का माहौल हो जाता है। ठीक है? तो जो परिवार को क्या करना चाहिए? परिवार को जो नई पीढ़ी है, ठीक है? वो जो जनरेशन गैप है उनके बीच में, जो उनका नई पीढ़ी का जो एटीट्यूड जो न्यू जनरेशन का एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? और जब एटीट्यूड पे हम ध्यान देंगे, जब हम इस पे फोकस करेंगे, तो क्या होगा? तब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होने पाएगा और जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, तो कोई कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि जो युवाओं का असंतोष है, वो असंतोष कई बार उनके घर या उनके परिवार से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? और हम कहते हैं कि तो अरे ये तो जनरेशन गैप है इसलिए ऐसी चीजें हो रही है, तो इस चीज से हमें बचना पड़ेगा। थर्ड जो इशू है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोल ऑफ फैमिली एज ए पीस बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, यानी शांति निर्माण संस्था के रूप में परिवार की भूमिका को पहचानना और उसको विनिर्देश करना भी आवश्यक है। ठीक है? साथ निर्माण संस्था के रूप में परिवार की भूमिका क्या हो सकती है? यानी अपने घर में शांति, अपने समाज में शांति, अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए एक स्वस्थ मन की आवश्यकता है ना? आपने ट्रू पीस में पढ़ा था कि ट्रू पीस कैसे हो सकता है?
कैसे इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं और बहुत हद तक परिवार के सदस्य या परिवार के लोग इस चीज को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें परिवार के सदस्य के रूप में अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और शांति निर्माण के लिए इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए एक परिवार की या परिवार सदस्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। कोलैबोरेशन ऑफ फैमिली एंड स्कूल फॉर पीस एजुकेशन। ठीक है, स्कूल और परिवार दोनों एक ऐसे अभिकरण है बेटा जो बालकों के जीवन को एक दशा और दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम बड़े होकर जो कुछ भी बनने वाले हैं, हमारा जो कुछ भी फ्यूचर होगा, वो फ्यूचर हमारी फैमिली और हमारी स्कूल ही तय करते हैं। तो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए फैमिली और स्कूल के बीच में। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, पीस स्टेब्लिशमेंट के लिए एक स्कूल और परिवार में एक सहयोगात्मक भूमिका स्थापित होनी चाहिए, जिसकी पहल अगर आप देखो तो आजकल पेरेंट्स मीट का जो या जो है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, इस जैसी कुछ चीजों का हम काम करते हैं। सिर्फ उसका कारण यही है कि जो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, जो उसके अंदर अशांति है, जो उसके अंदर संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष का निदान माता पिता और शिक्षक मिलकर कर सकें, ताकि उसके जीवन में शांति स्थापना हो सके। ठीक है ना, अगर हम कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करें, अगर हम कहें कि सच में फैमिली क्या कर सकती है शांति स्थापना करने के लिए, तो आप अगर शुरू से इस बात को देखो, एक बार हम रिकॉल आपको पूरा करा दें, तो आप जानते हो कि परिवार क्या है, फैमिली क्या है। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट सोशल एजेंसी है, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की का में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की ही होती है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति की सोच, उसकी धार्मिक भावनाएं, उसकी उसकी जो उच्च मानसिकता या संकीर्ण मानसिकता, ठीक है, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसके अंदर जातिगत भावनाएं या उसका ब्रॉड माइंडनेस, ये सब कुछ उसको उसके परिवार से ही मिलता है। और परिवार के सदस्य अगर इस बात से परिचित हों, अगर इस बात के लिए अवेयर हों कि बालक के निर्माण में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और बालकों से ही राष्ट्र का भविष्य निर्मित होता है। ठीक है, तो अगर हम बालकों को इस तरह से उनका परवरिश करें या इस तरह से उनका ध्यान दें या इस तरह से उनके सीखने को प्रमोट करें कि जो उनका दृष्टिकोण हो वो व्यापक हो सके, उनका जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो सके, उनके अंदर कभी भी कोई इनर या आउटर कॉन्फ्लिक्ट जन्म ही न ले सके, अगर इस तरह के काम अगर परिवार के सदस्य मिलके करें और इसके लिए प्रॉपर अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उन सारी इश्यूज और चैलेंजेस को दूर करने का प्रयास सामाजिक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या सरकार होती है या एनजीओज होते हैं या स्कूल के माध्यम से अगर इन सारे काम को किया जाए, तो निश्चित रूप से परिवार शांति स्थापना के एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो एक